वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। आज हम लोग क्या जानेंगे? पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ले देखिए। आपको यह वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, जिसे पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 1761 को यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, जिसे पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यह युद्ध मराठों और दुरानी साम्राज्य के बीच हुआ था। यह युद्ध मराठों और दुरानी साम्राज्य के बीच हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 को हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किनके बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो यह हुआ था मराठों और दुरानी साम्राज्य के बीच में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में इस्लामिक सेना में 60,000 से 1,00,000 सैनिक तथा पानीपत के तीसरे युद्ध में इस्लामिक सेना में 60,000 से 1,00,000 सैनिक तथा मराठों की सेना में लगभग 50,000 से 60,000 सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में मराठों को प्रारंभिक सफलता मिली, लेकिन उसके बाद उनका हश्र बहुत ही भयानक था। पानीपत के तीसरे युद्ध में इस्लामिक सेना और मराठों सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभ में मराठों को सफलता मिली, किंतु उसके बाद उनका हश्र बहुत ही भयानक था। पानीपत के तीसरे युद्ध के दो मुख्य कारण थे। क्या है? पानीपत के तीसरे युद्ध के दो मुख्य कारण थे, जिसमें से पहला कारण तो यह था कि अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह की तरह भारत को लूटना चाहता था। पानीपत के दो प्रमुख कारण थे। पहला था कि अहमद शाह अब्दाली जो था वह नादिर शाह की तरह भारत को लूटना चाहता था। और दूसरा कारण मराठे हिंदू पदशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली पर अधिकार जमाना चाहते थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध होने का दो मुख्य कारण था। पहला कारण था कि अहमद शाह अब्दाली जो मुस्लिम शासक था वह भारत को लूटना चाहता था। और दूसरा कारण है कि जो मराठे थे वह हिंदू पदशाही की भावना से दिल्ली पर राज करना चाहते थे। मराठे जो थे वह दिल्ली पर राज करना चाहते थे। तो यही पानीपत युद्ध के तीसरे युद्ध होने का मुख्य कारण था। मराठों की ओर से सेनापति सदाशिव भाऊ और पेशवा के बेटे विश्वास राव को युद्ध में शहादत मिली। मराठों की ओर से सेनापति सदाशिव राव भाऊ और पेशवा के बेटे विश्वास राव को युद्ध में शहादत मिली, परंतु 10 साल बाद पेशवा माधव राव के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पर मराठों का कब्जा हुआ। अब चलते हैं इसका पूरा डिटेल देखते हैं। मुगल साम्राज्य का अंत 1748 से 1857 में शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य का अंत कब से कब तक शुरू हो गया? तो 1748 से 1857 में शुरू हो गया, जब मुगल के ज़्यादातर भूभाग पर मराठों का आधिपत्य हो गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुरानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो नादिर शाह भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है
कि रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो रघुनाथ राव 1757 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया। तत्पश्चात उन्होंने अटक और पेशवार पर भी अपने थाने लगा दिए, जिससे अब अहमद शाह दुरानी को मराठों का संकट पैदा हो गया। और अहमद शाह दुरानी को ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को मराठे से संकट पैदा हो गया, जिसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रोहिल्ला सरदार नजीब अन-दौला भी सम्मिलित थे। मराठों के आधिपत्य से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रोहिल्ला सरदार नजीब-उद-दौला भी सम्मिलित थे। मराठों ने राजपूताना में जाना शुरू कर दिया, जिससे राजस्थान के सभी राजपूत राजा जैसे जयपुर के राजा माधो सिंह जी इनसे रुष्ट हो गए और इन सब ने मिलकर ठाना कि मराठों को सबक सिखाया जाए। ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि मराठों ने राजपूताना में जाना शुरू कर दिया, जिससे राजस्थान के सभी राजपूत राजा जैसे जयपुर के राजा माधव सिंह जी इनसे रुष्ट हो गए और इन सब ने मिलकर ठाना कि मराठों को सबक सिखाया जाए। उनकी दृष्टि में मराठों को उस समय ऐसा व्यक्ति था जो सबक सिखा सकता था। उस समय मराठों को एक ही सबक सिखा सकता था, जो राजस्थान के राजपूत थे, जो राजस्थान के राजा थे, राजा माधव सिंह। यही जो थे वही मराठों को सबक सिखा सकते थे। और वह अहमद शाह दुरानी, जो कि दुरानी साम्राज्य के संस्थापक था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि दुरानी साम्राज्य के संस्थापक कौन था। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दुरानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दुरानी साम्राज्य का संस्थापक अहमद शाह दुरानी था। दुरानी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अहमद शाह दुरानी था। अहमद शाह दुरानी जो कि दुरानी साम्राज्य का संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बना था। यह अहमद शाह दुरानी साम्राज्य के संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बनता था। आगे कहता है, सबने अहमद शाह को भारत में आने का न्योता दिया। अगला है, आगे कहता है कि सबने अहमद शाह को भारत में आने का न्योता दिया। यह समाचार पहुंचा तो 1757 पेशावर में दत्ता जी सिंधिया जिनको यह समाचार पहुंचा तो 1757 पेशावर में दत्ता जी सिंधिया जिनको पेशवा बालाजी बाजीराव ने वहां पर नियुक्त किया था, उनको परास्त कर भारत में घुसा था। अहमद शाह दुरानी को जब भारतीयों ने समाचार दिया, न्योता दिया भारत में आने के लिए, तो पेशावर में दत्ता जी सिंधिया जिनको पेशवा बालाजी बाजीराव ने वहां पर नियुक्त किया था, उनको सबसे पहले परास्त कर अहमद शाह दुरानी ने भारत में घुसा। उस वक्त सदाशिव राव भाऊ की पानीपत के युद्ध के नायक थे। उस समय पानीपत के नायक कौन थे? पानीपत युद्ध के नायक कौन थे? तो उस समय सदाशिव राव भाऊ पानीपत के युद्ध के नायक थे। वह उदगिर में थे, जहां पर उन्होंने 1759 निजाम की सेनाओं को हराया। वह उदगिर में थे जहां पर उन्होंने 1759 निजाम की सेनाओं को हराया। सेना को हराने के बाद उनके ऐश्वर्य में काफ़ी वृद्धि हुई और वह मराठा साम्राज्य की सबसे ताकतवर सेनापति में गिने जाने लगे। इसलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए भी उनको ही चुना। इसलिए बालाजी राव, देखे यहाँ, वो बालाजी राव सदाशिव भाऊ को अहमद शाह से लड़ने के लिए इसलिए चुने क्योंकि वह बहुत ताकतवर थे। देखिए यहाँ कह रहा है, इसलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए भी उनको ही चुना, जबकि उन्हें उत्तर में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। उस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त एक रघुनाथ राव और महादजी सिंधिया थे। उस समय के अनुसार उत्तर भारत में युद्ध करने के लिए दो ही
अनुभवी थे रघुनाथ राव और महादजी सिंधिया, परंतु इन दोनों पर विश्वास न करके शायद बालाजी बाजीराव ने सबसे बड़ी भूल की। लेकिन बालाजी बाजीराव ने इन दोनों पर विश्वास नहीं किया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर समय मराठों के साथ नहीं था। फिर क्या हुआ, जब बाजीराव ने विश्वास नहीं किया रघुनाथ राव और महादजी सिंधिया पर, तो मराठों के लिए वह समय अच्छा नहीं था। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी समस्त सेना को सदाशिवराव भाऊ अपनी जो समस्त सेना को उदयगिरी से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए। उसके बाद सदाशिवराव भाऊ ने क्या किया, अपनी पूरी सेना को लेकर वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे लोग 1760 ईस्वी में दिल्ली पहुँचे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी दोआब में पहुंच चुका था। जब सदाशिव भाऊ दिल्ली पहुंचे, उस समय अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी दोआब में पहुंच चुका था और वहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला को साथ एक युद्ध और मराठों के खिलाफ रसद भी मिलने का पूरा काम भारतीय ने ही किया। उस समय अवध के नवाब कौन थे, तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला थे, जो मराठों के खिलाफ रसद भी मिलने का काम पूरा भारतीय ने किया और मराठों में ही फूट हो गई, भारतीय में ही फूट हो गई, जिससे अहमद शाह अब्दाली और ही आगे बढ़ते गया। यानी अवध के नवाब ने उसको रसद पहुंचाने का काम किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो अहमद शाह अब्दाली था उसका साथ कौन दिया, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने उसको रसद पहुंचाने का काम किया। इसका मतलब उसने उसका साथ दिया और मराठे दिल्ली में पहुँचे और उन्होंने लाल किला जीत लिया। सबसे पहले मराठे ने दिल्ली में पहुंचकर क्या जीता, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले मराठे दिल्ली में पहुंचकर क्या जीता, तो लाल किला पर पहले विजय हासिल की। लाल किला पर मराठों ने पहले विजय हासिल की। यही वह समय था जब शिवाजी महाराज की मृत्यु के 20 वर्ष बाद पहली बार लाल किला जीता गया था। लाल किला जीतने के बाद उन्होंने कुंजपुरा पर हमला कर दिया। मराठों ने लाल किला जीतने के बाद कुंजपुरा पर हमला कर दिया, जो कि जहां पर एक अफगान सेना की कम से कम 166 FHV थी। 166 HV थी। यहाँ 166 FHV का मतलब हुआ कि वहाँ चौकी का नाम था, वहाँ से सेना रहते थे, उसी का नाम है 166 FHV। उसको तबाह कर दिया और मराठों ने उस सेना की टुकड़ी को क्या किया, तबाह कर दिया और कुंजापुर में अफगानों को पूरी तरह तबाह करके उनसे सभी सामान और खाने पीने की आपूर्ति कुंजापुर में। उसके बाद क्या हुआ, कुंजापुर में मराठों ने अफगान को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो मराठों ने हथिया लिया, मराठों ने ले लिया। लाल किले की चांदी की चादर को भी पिघलाकर उससे भी धन अर्जित कर लिया। लाल किला में जो चांदी का चादर चढ़ा हुआ था उससे भी पिघलाकर मराठों ने क्या किया, धन हासिल कर लिया। और उस वक्त मराठों के पास उत्तर भारत में रह सकता एकमात्र साधन दिल्ली था। उस समय मराठों के पास उत्तर भारत में रह सकने वाला एक साधन बस दिल्ली ही था और दिल्ली जो वर्तमान में भारत की राजधानी है। परंतु बाद में अब्दाली को रोकने के लिए यमुना नदी पहले उन्होंने एक सेना तैयार की थी। बाद में मराठों ने यह निर्णय लिया कि अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए एक सेना का गठन किया जाए, तो उन्होंने सेना का एक गठन किया और किस नदी के किनारे गठन किया, तो यमुना नदी के किनारे उन्होंने सेना का गठन किया। परंतु अहमद शाह ने नदी पार कर ली।
सेना गठन करने के फलस्वरूप हुई अहमद शाह ने नदी को पार कर लिया। अक्टूबर के महीने में और किसी गद्दार की गद्दारी की वजह से अक्टूबर के महीने में और की गद्दारी की वजह से मराठों की वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगाने में सफल रहा। मराठों में ही फूट हो गई, जिससे अहमद शाह अब्दाली ने अक्टूबर के महीने में मराठों के वास्तविक जगह और स्थिति का पता लगाने में सफल रहा। मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ यह है कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो मराठों के शक्ति के बारे में आकलन कर लिया, जिससे उसे युद्ध करने में और मराठों को हराने में और ही आसानी हो जाए। जब मराठों की सेना वापस मराठावाड़ा जा रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा था। मराठों की सेना जब वापस मराठवाड़ा जा रही थी तो उन्हें पता चला कि अब्दाली उनका पीछा कर रहा है। तब उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली ने दिल्ली और पुणे के बीच मराठों का संपर्क काट दिया। अब्दाली ने क्या किया, उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए दिल्ली और पुणे में जो मराठे से संपर्क था वह संपर्क को ही तोड़ दिया, जिससे मराठे और कमज़ोर हो गए। मराठों ने भी अब्दाली का संपर्क काबुल से काट दिया और मराठों बहुत तेज थे। मराठों ने भी क्या किया, अहमद शाह अब्दाली का जो संबंध काबुल से था उसको काट दिया। इस तरह तय हो गया कि जिस भी सेना की सप्लाई लाइन चलती रहेगी वह युद्ध जीत जाएगी। इसलिए यह कहना आसान हो गया कि जिस भी सेना का सप्लाई लाइन चलती रहेगी वह युद्ध जीत जाएगा। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे यह दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई कि मराठों को रसद की आमद हो नहीं रही थी और उनकी सेना में भूखमरी फैलती जा रही थी। मराठों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, जिससे मराठों की सेना में भूखमरी फैलती जा रही थी। उस वक्त तय हो सकती थी, परंतु अहमद शाह को अवध और रुहेलखंड से हो रही थी। मराठों को कहीं से भी भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जबकि अहमद शाह की सेनाओं को अवध और रुहेलखंड के नवाबों ने भोजन का उत्तम प्रबंध कराया। युद्ध का फैसला किया। इस युद्ध में मराठों की अच्छी साबित हुई। ऐसा हुआ नहीं। विश्वासराव को करीब 1 से 2:30 बजे के बीच एक गोली शरीर पर लगी और वह गोली इतिहास को अपरिवर्तित करने वाली साबित हुई। और सदाशिव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वासराव को देखने के लिए, और जब गोली लगी तो सदाशिव भाऊ ने अपनी सवारी से उतरकर उन्हें देखने के लिए, और सदाशिव भाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वासराव को देखने के लिए मैदान में पहुँचे, जहां पर उन्होंने उसको मृत पाया। जब गोली लगी तो सदाशिव राव ने उन्हें देखने के लिए अपने हाथी से उतर गए और मैदान में गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। मराठा सरदार ने देखा कि सदाशिव भाऊ अपने हाथी पर नहीं हैं। मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिव भाऊ अपने हाथी पर नहीं हैं, तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान ना होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और इसी कारण कई सैनिक मारे गए। जब उनको गोली लगी तो सदाशिव भाऊराव उनको देखने चले गए अपने हाथी से उतरकर, जिससे उनके सरदारों ने देखा कि अब हमारे सेनापति जो हैं वह हाथी पर नहीं है, इसलिए उनके सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। इसलिए कुछ छोड़कर भाग गए, परंतु सदाशिव भाऊ अंतिम दिन तक उस युद्ध में लड़ते रहे। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को एक सबसे अच्छा मौका समझा और 15,000 सैनिक जो कि आरक्षित थे उनके युद्ध के लिए भेज दिया, और उन 15,000 सैनिकों ने बच्चे खुचे मराठा सैनिकों सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में थे और उनको ख़त्म कर दिया।
मल्हार राव होलकर वहां से पेशवा के वचन के कारण साथ गई। 20 मराठा स्त्रियों को युद्ध से सुरक्षित बड़े ही कूटनीति से निकाल कर लाए। सिंधिया और नाना फडणवीस इससे भाग निकले। इनके अलावा और कोई महान सरदार जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिव भाऊ, जानकोजी सिंधिया, यह सभी युद्ध में मारे गए। और इब्राहिम खान गार्दी जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुआ था, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई। और कई दिनों बाद सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव का शरीर मिला। इसके साथ 40,000 तीर्थयात्रियों जो मराठा सेना के साथ उत्तर भारत यात्रा करने के लिए गए थे, उनको पकड़कर अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया। तो ये थी पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। तो हमने आज देखा पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। इसके पहले आज हमने देखा पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। इसके पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज के लिए आज था पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। इसी पर एक मूवी भी आई है जो पानीपत मूवी है। पानीपत के नाम से एक मूवी भी आई है, आप उस मूवी को अवश्य देखें, बहुत ही अच्छा है। इससे पानीपत के बारे में और जानकारी हो जाएगी। और पानीपत कहाँ है, तो पानीपत हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा में है। और फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।